हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो शॉर्ट फॉर्म में MDU बोलते हैं। ये है आपका रोहतक में, हरियाणा के। ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में CPGEE भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर एक्चुअली लाइफ साइंस का है। हम जो इसमें आपको सोल्यूशन देने वाले हैं वो बॉटनी वाले सेक्शन का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है इस पेपर में, उनका सोल्यूशन देने वाले हैं। ओके। CPGEE लाइफ साइंस 2018, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, हरियाणा। ओके। अगर हम देखेंगे पैटर्न, इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे 100 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स भी 100 होता है। तो ईच जो क्वेश्चन है वो कितना मार्क करेगा, एक। नेगेटिव मार्किंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1/4 है, मतलब 25%। टाइम आपको यहाँ पे 1.5 घंटे का मिलता है। और जो आप आंसर देंगे वो कहाँ पे देंगे, OMR सीट्स पे। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वायरसेस क्या होते हैं? नॉन इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या आपको पता है कि वायरसेस जो है किसी इन्फेक्शन काज नहीं करते हैं? ऐसा तो है नहीं। वायरसेस आर नोन टू बी इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स। तो डेड सेल्स है नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? सेकंड, कि वो इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बिकॉज वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ओके। सो दे आर इनफेक्टिव इन नेचर। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही। सेकंड पे चलते हैं। एल्गी ग्रोज। एल्गी कहाँ पे ग्रो करता है? इन वाटर, ऑन डैम सॉइल, एज बिफाइट्स, और ऑल ऑफ द अबव। तो एल्गी का अगर आप देखेंगे, एल्गी कहाँ पे ग्रो करता है, तो एल्गी आपको वाटर में भी मिलेगा, डैम सॉइल पे भी मिलेगा, एपीफाइट्स के रूप में भी ग्रो करते हैं, मतलब दूसरे पौधे को ऊपर भी ग्रो करते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है आपका दूसरा, दूसरे का चौथा, मतलब एल्गी ग्रोज ऑल ऑफ द अबव। थर्ड पे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया इज लोकेटेड इन। कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये बैक्टीरिया में कहाँ पे लोकेटेड होता है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर हम बात करें यूकैरियोट्स का, तो वहाँ पे ऑर्गेनेल सिस्टम होता है, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड रहता है। लेकिन बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोट है, वहाँ पे ऑर्गेनेल सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो वहाँ पे कहाँ पे रहता है? बैक्टीरिया के अंदर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। ओके। फोर्थ की अगर हम बात करें, द मेल ब्रांच इन एस्परजिलस इज कॉल्ड। मेल ब्रांच, अगर आप एस्परजिलस पढ़ेंगे, जो फंगस है आपका, फंजाई से आया हुआ क्वेश्चन है ये, वहाँ पे मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच होता है। ठीक है। जहाँ पे जैसे मेल ब्रांच है तो वहाँ पे आपका क्या होगा, एंथ्रीडिया। और फीमेल ब्रांच है वहाँ पे क्या होगा, आर्चिगोनिया। ओके। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था। तो कह रहा है जो मेल ब्रांच होता है एस्परजिलस का वो क्या कहलाता है? तो अब मैं आपको बता दूं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ते हैं उसमें आपको मेल ब्रांच को क्या बोला जाता है, पॉलिनोडियम बोला जाता है, और फीमेल ब्रांच को आर्ची कार्प बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी ऑप्शन में जो है पॉलिनोडियम का ऑप्शन ही नहीं दिया है यहाँ पे। ओके। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है, गलत है आपका। ठीक। या आर्चिकार्प, यंग एस्कस, पिरिडियम तो है नहीं, माइसीलियम अगर ऑप्शन में होगा तो माइसीलियम ही बोल सकते हैं कॉमन टर्म में। बाकी इसमें करेक्ट ऑप्शंस नहीं दिया है। चलते हैं फिफ्थ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। कह रहा है इनमें से चारों में से कौन सा लाइसोसोम का टाइप नहीं है? तो अगर आप लाइसोसोम पढ़ेंगे, उसका लाइसोसोम का साइकिल भी होता है कि कैसे वो डिग्रेडेशन वाला सिस्टम जो है सेल में करता है, तो वहाँ पे आपको प्राइमरी लाइसोसोम मिलेंगे, टर्शियरी लाइसोसोम भी मिलेंगे, रेसिडुअल बॉडीज जो हैं ये भी कह लीजिए एक प्रकार से ये, लेकिन लाइसोसोम का है नहीं। रेसिडुअल बॉडीज जो हैं ये एक्चुअली जो भी इसे लाइसोसोम के अंदर जो भी जिस चीज़ का डिग्रेडेशन होता है वो वहाँ पे बची रह जाती हैं। तो रेसिडुअल बॉडीज़ होती हैं, ये लाइसोसोम के अंदर ही होती हैं। तो एक तरीके से ये लाइसोसोम का टाइप हो सकता है,
लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे इसको चौथे वाले से, जो ऑटोफैगिक वैक्यूल्स हैं, एक्चुअली ऑटोफैगिक जो वैक्यूल्स है वो कहाँ से एराइज होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से। तो ये ऑटोफैगिक वैक्यूल्स है, खुद ही ये सेल के अंदर किसी भी पार्ट को ये इनगल्फ करके एक वैक्यूल बनाता है, जो आगे चल के लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड, रेसिडुअल बॉडीज। सिक्स पे चलते हैं, इन विच ऑफ द माइटोटिक फेज साइटोकाइनेसिस बिगिंस, साइटोकाइनेसिस बिगिंस, ओके। कौन से माइटोटिक फेज में, जब आप माइटोसिस पढ़ते हैं वहाँ पे अलग अलग फेजेस आप देखते हैं, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, ये सारी चीज़ें। और जो साइटोकाइनेसिस आपका स्टार्ट होता है वो लेट एनाफेज में, ठीक है, मतलब पहले प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। तो एक न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एक साइटोकाइनेसिस होता है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो ये साइटोकाइनेसिस जो होता है बिगिन हो जाता है आपका लेट एनाफेज पे। 7 पे चलते हैं, विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर। कह रहा है इनमें से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन स्मूथ है, रफ है, सार्कोप्लाज्मिक है या ऑल ऑफ द अबव है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रिलेशन यहाँ से नहीं है, वो उनका मसल्स में काम होता है, ठीक है। बात करते हैं स्मूथ और रफ में, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो अलग है, वहाँ पे प्रोटीन वगैरह का फोल्डिंग एक्सेट्रा होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो करते हैं लीवर में वो कौन से होते हैं, स्मूथ वाले होते हैं। 8 पे चलते हैं, सेंट्रियोल विथ सिलियम और फ्लैजिलम इज कॉल्ड। देखिए सेंट्रियोल तो आपने देखा होगा सेल में, मतलब पढ़ा होगा, सेल में होता है जहाँ से जैसे प्लांट में होता है, प्लांट में और एनिमल के अंदर, ठीक है, या प्लांट में तो सेंट्रियोल बोला नहीं जाता, उसको एमटीओ से बोलते हैं, माइटो क्या बोलते हैं, माइटोटिक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से कुछ करके नाम है उसका। तो जब ये सिलियम और फ्लैजिलम के साथ वो जुड़ा हुआ होता है, सिलियम फ्लैजिलम आप देखेंगे एनिमल सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोला जाता है, ठीक। 9th पे चलते हैं, सेल्स इन विच मियोसिस टेक्स प्लेस आर कॉल्ड। ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं जिसमें मियोसिस होता है, जर्म सेल्स, सोमैटिक सेल्स, एजिंग सेल्स और मियोसाइट। तो सोमैटिक सेल्स और एजिंग सेल्स तो है नहीं, अब बात आती है जर्म सेल्स की और मियोसाइट की। तो क्या आप जर्म सेल्स बोल सकते हैं, जर्म सेल्स जो होता है वहाँ पे मियोसिस तो ज़रूर होता है, पर वो आप कह लीजिए एक मियोसाइट्स का एग्जाम्पल है, जर्म सेल्स आर एक्चुअली मियोसाइट। तो जिस सेल में मियोसिस होता है उसको मियोसाइट कहते हैं, और जर्म सेल एक उसका उदाहरण है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चौथा, मियोसाइट्स। 10th पे चलते हैं, सिंथेसिस ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन। आपने पढ़ा होगा जो डीएनए का रेप्लिकेशन, वहाँ पर डीएनए सिंथेसिस होता है, तो वो किस डायरेक्शन में होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए 5 प्राइम टू 3rd प्राइम डायरेक्शन में ही डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 11th पे चलते हैं, इन वुडी टिश्यू द मिडिल लैमिला इज कॉमनली। कह रहा है वुडी टिश्यूज में जो आपका मिडिल लैमिला होता है, आप देखेंगे दो सेल, मतलब एकदम ये आउटर रहता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर सेल वॉल होता है, और फिर सेल वॉल के बाहर जो होता है दो सेल के बीच में जो जगह होता है वहाँ पे मिडिल लैमिला होता है। कह रहा है वुडी टिश्यूज़ में ये मिडिल लैमिला क्या होता है, क्यूटिनाइज्ड होता है, लिग्निफाइड होता है, सुबेराइज होता है, या सभी होते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्यूटिनाइज और जो सुबेराइजेशन वाला ये दोनों हैं, ये दोनों मोस्टली आपको मिलेंगे कहाँ पे, बाहर वाले टिश्यूज़ पे, जैसे आउटर एपिडर्मल वाले पार्ट पे आपको मिलेंगे, या जैसे क्यूटिन तो आपको बाहर मिलता है। सुबेराइज जो कंडीशन है, जैसे आप देखेंगे कॉर्क वॉर्क रहता है, जो बार्क होता है उसके बाहर वाला, वो टिश्यूज़ क्या होते हैं, सुबेराइज होते हैं। पर लिग्निफाइड जो होता है, लिग्निफिकेशन मोस्टली इंटरनल सेल्स में होता है। तो ये ही ऑप्शन आपका सही है, लिग्निफिकेशन। मिडिल लैमिला का क्या होता है, लिग्निफिकेशन होता है विडी टिश्यूज में, तो इसलिए वो लिग्निफाइड रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इन अ पाइन ट्री द रेजिन कैनाल्स आर। रेजिन कैनाल्स आपने पढ़ा होगा कि जिम्नोस्पर्म में, कि वहाँ पे कॉर्टेक्स में यूजली रेजिन कैनाल सेल्स होते हैं जहाँ से रेजिन सेक्रेट होता है, ठीक। और पाइन ट्री है जो आपका पाइनस ट्री पूछ रहा है, वहाँ पे जो रेजिन कैनाल सेल्स होते हैं उसका पोजीशन कैसे होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल,
या ओनली वर्टिकल, या थर्ड ओनली हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और फोर्थ नॉट इन पर्टिकुलर प्लेन, या किसी प्लेन में नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, पाइनस के अंदर आपको जो रीजन कैनाल सेल्स मिलेंगे वो उनका जो प्लेन होता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होता है। तो इस हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पायरेनॉइड इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ। पायरेनॉइड आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। पायरेनॉइड क्या होते हैं, आपने ये मोस्टली एल्गी में पढ़ा होगा, ठीक। पायरेनॉइड एल्गी में, लैंड प्लांट्स में ये यूनिक है कि ये आपको कहाँ पे मिलता है, ये एंथोसिरॉस में आपको मिलता है। या आप कह लीजिए हॉर्न वर्ड्स जो हैं, एंथोसिरॉस किसमें आता है, हॉर्न वर्ड्स के अंतर्गत आता है, ब्रायोफाइट्स में आप पढ़ेंगे। तो उनमें जो होता है पायरेनॉइड्स पाया जाता है, और लैंड प्लांट्स में ये रेयर है। लैंड प्लांट्स आपको पता है ब्रायो, टेडो, जिम्नो ये सारे बनाते हैं। तो इनमें जो होता है पायरेनॉइड्स वैसे रेयर होते हैं, मोस्ट कॉमन आपको एल्गी में स्ट्रक्चर मिलता है। और ये एक्चुअली एग्रीगेशन होता है। पायरेनॉइड क्या होता है, ये एग्रीगेशन होता है फोटोसिंथेटिक एंजाइम जैसे हुए रुबिस्को और प्लस अदर एंजाइम, उनका एग्रीगेशन वाला पार्ट होता है, उसको पायरेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि ये जो अ, होते हैं, ये इनका रोल होता है CO2 को कंसंट्रेशन में। मतलब पायरेनॉइड तो एंजाइम है, साथ में इसके सीसीएम होता है एक, और वो जो होता है पंप करता है CO2 को या HCO3 को पायरेनॉइड के करीब। इससे जो होता है रुबिस्को एंजाइम के तरफ जो होता है CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिससे फोटो रेस्पिरेशन जब का जो आप प्रोसेस आपने पढ़ा होगा वो नहीं हो पाता है, ठीक। तो पायरेनॉइड्स एग्रीगेशन होते हैं रुबिस्को और अदर एंजाइम का, और इन कम्बिनेशन विद सीसीएम वो CO2 का कंसंट्रेशन करता, कंसंट्रेशन मतलब बढ़ाता है CO2 का। फोटो रेस्पिरेशन जो एक प्रोसेस है उसको ये रोकता है। 14 पे चलते हैं। सीड नेम्ड चिलगोजा यूज एज ड्राई फ्रूट बिलोंग्स टू। चिलगोजा आपने फ्रूट पढ़ा होगा, ये ड्राई फ्रूट में आता है, सीड है एक्चुअली ये चिलगोजा। बोल रहा है किस प्लांट से ये मिलता है। तो ये जो चिलगोजा है आपका, ये आपका मिलता है पाइनस ज़ेरार्डियाना से। आया हुआ ये क्वेश्चन कहाँ से है, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में जब आप उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तब आपको ये उसमें मिलेगा, ठीक है। 15वें पे चलते हैं। इलेटर्स फाउंड इन मार्केंशिया स्पीसीज कैप्सूल्स आर हेल्पफुल इन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेटर्स जो पाए जाते हैं मार्केंशिया में, आपने ब्रायोफाइट से आए हुए क्वेश्चन है। इलेटर्स, स्यूडो इलेटर्स, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं ब्रायोफाइट में। तो जो इलेटर जो होते हैं मार्केंशिया स्पीसीज में, कह रहा है किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, ये न्यूट्रिशन देते हैं स्पोर्स का, या सेकंड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं स्पोर्स का, या प्रोटेक्शन करते हैं स्पोर का, या नन ऑफ द अबव। तो अब इलेटर्स क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, मतलब वाटर एब्जॉर्व करने के बाद ये अपना स्ट्रक्चर बदलते हैं बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से वो स्पोर्स का क्या होता है, डिस्पर्सल करते हैं, दूर दूर तक फैलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द फिनोटिपिक रेशियो एक्सप्रेस्ड इन डाई हाइब्रिड क्रॉस इज। ध्यान दीजिए, आपने ये आपको जेनेटिक्स में मिलेगा, वहाँ पे आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ना होगा। मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल में मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब आप पढ़ेंगे, देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड का मतलब एक किसी जीन को लेके उन्होंने दो दो एलील बताया है। तो जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो 3:1 का होता है। पर ड्राई हाइब्रिड क्रॉस में आपको फिनोटिपिक रेशियो कितने के मिलता है, 9:3:3:1। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। ध्यान दीजिए, एक फिनोटिपिक रेशियो होता है, एक जीनोटिपिक रेशियो होता है। फिनोटिपिक रेशियो वो होता है जैसे आपने क्रॉस कराया जो आपको बाहर से देखने को मिलता है, जैसे फ्लावर कलर हो गया या फ्रूट का शेप, ये फिनोटिपिक रेशियो है। जीनोटाइप उसका कुछ अलग हो सकता है फिनोटिपिक रेशियो से, क्योंकि जीनोटाइप और फिनोटाइप ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पर फिनोटाइप एक्चुअली डिपेंड करता है कि डोमिनेंट जीन कौन कौन से हैं, ओके। तो आप जब फिनोटिपिक की बात करेंगे हमेशा याद रखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 का आता है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 का आता है। चलते हैं 17 पे, ये भी वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। लॉ ऑफ प्योरिटी आपने पढ़ा होगा, वो कह रहा है किस इनमें से
किस और नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ प्योरिटी को हम और किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस से, रेसिप्रोकल क्रॉस से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट से? तो आप देखेंगे ये जो प्योरिटी है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स द एलील्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक, और ये इंटर करते हैं गैमीट में, मतलब जो आप देखेंगे कैरेक्टर होते हैं ये अलग अलग होते हैं वहाँ पे। गैमीट जो बनता है तो वो प्योर होता है, मतलब जैसे एक जीनोटाइप आपने देखा होगा, एक कैपिटल लेटर में लिखा होता है, एक स्मॉल लेटर में लिखा होता है। तो जब गैमीट्स बनते हैं तो कैपिटल वाला अलग हो जाता है, स्मॉल वाला अलग हो जाता है, ठीक। तो वही है प्योरिटी, इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोला जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द मूवमेंट ऑफ काइजमेटा आफ्टर क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टर्मिनाई टर्मिनाई टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं हम मूवमेंट ऑफ काइजमेटा को। ये भी कहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है? आपका जेनेटिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है। 19 पे चलते हैं। टर्नर्स सिंड्रोम इज काज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम एक होता है, आपने अलग अलग टाइप के जेनेटिक्स में आप पढ़ते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस, तो वहाँ पे डिलीशंस, ये सारे बहुत चीज़ें आप पढ़ते हैं, उसमें से एक डिजीज़ कॉज होता है क्रोमोसोमल एबरेशन से, टर्नर सिंड्रोम। और इसका कैरेक्टर क्या बता रहा है? इसका कैरेक्टर ये है कि एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। कह रहा है किस में नहीं होता है जो टर्नर सिंड्रोम होता है? फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, कि मेल में, कि बोथ फीमेल एंड मेल, या नन ऑफ द अबव। तो ये जो टर्नर सिंड्रोम है आपका, ये एक्चुअली होता है जैसे फीमेल में आपको पता है दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वहाँ पे अगर एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता तो ये जो कंडीशन होती है इसे टर्नर सिंड्रोम्स बोलते हैं। ओके, 20 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर एंजाइम दैट एक्ट ऑन डीएनए, कह रहा है इनमें से कौन सा न्यूक्लियर एंजाइम नहीं है? आपको पता है जब आप सेल देखते हैं तो एक साइटोप्लाज्म होता है, ठीक, और एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के बाहर का रीजन साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर का रीजन न्यूक्लियोप्लाज्म। तो वही पूछा न्यूक्लियर एंजाइम इनमें से कौन सा नहीं है जो डीएनए पे एक्ट नहीं करता? तो न्यूक्लिएजेस, लाइगेजेस और पॉलीमरेजेस जो है ये न्यूक्लियर एंजाइम हैं और ये डीएनए पे एक्ट करते हैं। लेकिन जो ये सेकंड वाला है आपका पॉलीहेक्सेजेस, दी दीज आर नॉट न्यूक्लियर एंजाइम्स और वो डीएनए पे एक्ट नहीं करते हैं। 21 देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ आरएच ब्लड फैक्टर इन बोथ मैन एंड rhesus monkey is a kind of, ये एक्चुअली जूलॉजी वाले पोर्शन से आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि ये लाइफ साइंस का क्वेश्चन है तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हैं आपके बॉटनी और जूलॉजी से। तो ये आरएच ब्लड फैक्टर का पूछ रहा है, मैन और rhesus monkey ये क्या है? तो ये पैरेलल म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल है। ये जो आरएच फैक्टर होता है ये rhesus monkey और मैन दोनों जगह पे मिलता है, ठीक, और ये पैरेलल म्यूटेशन है, मतलब इवोल्यूशन इसका एक ही, मतलब दो अलग अलग ग्रुप में एक ही जीन का एक ही जैसा म्यूटेशन हो जाने पे अगर जो सिमिलर कंडीशन आती है उसे पैरेलल म्यूटेशन बोलते हैं। 22 पे चलते हैं। इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल ह्यूमन सेक्स क्रोमैटिड्स आर विजिबल? अब पूछ रहा था कि सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे G1 S फेज, G2 और M फेज आता है। कह रहा है सेक्स क्रोमेटिन जो होते हैं कब विजिबल होते हैं? क्या हमें सेक्स क्रोमेटिन थ्रू आउट द सेल साइकिल देखने को मिलता है, कि लेट टीलो फेज में देखने को मिलता है? टीलो फेज ध्यान में रखिए, टीलो फेज में तो हमें दिखता नहीं। या अर्ली इंटरफेज में, अर्ली इंटरफेज में कौन सा आता है? आप बोलेंगे G1 फेज आता है, या लेट इंटरफेज? तो ये जो है आपका फोर्थ वाला लेट इंटरफेज, ये कहना सही रहेगा, क्योंकि जो सेल साइकिल होता है G1S G2M, तो अगर लेट इंटरफेज की बात करेंगे तो वो करीब M जो फेज है वो वही कहलाता है लेट इंटरफेज। तो ऐसे आप बोल सकते हैं ओवरव्यू करके, जो सेक्स क्रोमेटिन्स होते हैं वो लेट इंटरफेज में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक, एक सेल साइकिल के व्यू से। 23 पे चलते हैं। Sometimes a gene masks the expression of another gene at different locus. This phenomenon is, अभी अभी कह रहा है कुछ जीन्स क्या होते हैं एक दूसरे जीन का जो होता है एक्सप्रेशन मास्क कर लेते हैं, इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये इसे बोलते हैं एपिस्टैटिस, एपिस्टैसिस बोलते हैं। तो और दो आप देखेंगे कोडोमिनेंट्स और इनकम्प्लीट डोमिनेंट, ये दोनों तो अलग अलग हैं। कोडोमिनेंट्स में क्या होता है, ये एक ही जीन का मतलब उसी लोकस के जो आपके होते हैं एलील,
उनके दोनों के एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, दोनों कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैंने आपका इसका डिफरेंस भी बताया पिछले क्वेश्चन पेपर्स में। लेकिन जब अदर लोगोस की बात है तो वो एपी स्टेटस है, एपी से याद रखिएगा दूसरे का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए कैपेबल ऑफ रिकम्बिनेशन इज कॉल्ड। सिस्ट्रॉन बोलते हैं, एलील बोलते हैं, रिकॉन बोलते हैं, ये न्यूट्रॉन। तो आप हमेशा याद रखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए जो रिकम्बिनेशन के कैपेबल हो उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉन बोलते हैं। चलते हैं 25 पे। द सेक्स लिंक्ड नेथल ऑफ मैन आर द जीन्स ऑफ। आपने ये भी जेनेटिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है। सेक्स लेथल जीन्स होते हैं, मतलब लेथल जीन्स तो होंगे ही पर वो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड रहे, मतलब एक्स और वाई से। कह रहा है तो इनमें से कौन सा डिजीज है, जुवेनाइल ग्लाकोमा है, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस है, हीमोफोलिया है, या ऑल ऑफ द अबव, या सारे हैं कि जो सेक्स लिंक लेथल हो वो भी मैन के लिए। तो मैं आपको बता दूं हीमोफीलिया जो है यहाँ पे आपका, ये सेक्स लेथल क्या है, एक जीन है। मतलब आप ये कह लीजिए इसमें क्या होता है, डिफिशियंसी होती है क्लॉटिंग फैक्टर्स का, ये एक्स क्रोमोसोम पे रहता है। तो मैन में क्या होता है, जब एक्स क्रोमोसोम पे अगर ये रहेगा, ठीक, ये जो आपका है ये जीन, तो वाई तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं, तो वो उसको एक्सप्रेशन को रोक नहीं पाएगा, और इसीलिए मैन को जो होता है, मतलब मेल को ही आपको देखने को मिलेगा कि हीमोफीलिया होता है। ओके, तो ये सेक्स लेथल जीन हुआ। 26 पे चलते हैं। कह रहा है रिपेयर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, आ, या आप कह लीजिए रिपेयर होता है डीएनए का। तो बहुत सारे टाइप के मेथड हैं जिससे डीएनए का रिपेयर होता है, तो उसमें से एक रिपेयर रेप्लिकेशन मेथड है। तो वो कह रहा है कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव। आपने सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव का नाम सुना है, पर रिपेयर में ऐसा कुछ नहीं होता कि वहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव वाला सिस्टम हो, कंजर्वेटिव वाला सिस्टम हो, या डिस्पर्सिव वाला सिस्टम हो। रिपेयर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज ऑलवेज नॉन कंजर्वेटिव। 27 पे चलते हैं। विच प्रोसेस हैज़ अ पर्पस टू कंजर्व द एंटायर जीनोम फॉर नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फोर्थ मान लीजिए नन ऑफ द अबव है। 3 ऑप्शंस हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रिप्लिकेशन। पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो कंजर्व करता है पूरे जीनियम को नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए ट्रांसक्रिप्शन होता है जो आपका, ये तो भाई ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो ये खुद के लिए होता है। ट्रांसलेशन भी वही है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होना ट्रांसलेशन कह रहा था, तो ये खुद सेल अपने लिए खुद करता है। लेकिन जो एक पर्पस होता है एंटायर जीनोम को कंजर्व करने का नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ये रिप्लिकेशन के थ्रू होता है। आप देखेंगे रिप्लिकेशन कहाँ पे होता है, माइटोसिस में होता है या मियोसिस में होता है। मतलब एक सेल अपना जो जीनोम है उसको कॉपी करता है, और जब प्रोजनीज बनाती हैं तो उन्हें मतलब नेक्स्ट जनरेशन, तो उसको वो फर्दर उसमें दे देता है कॉपी। तो यही हुआ आपका, मतलब रिप्लिकेशन ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28, एलिमेंट्री कैनाल, ये तो भाई जूलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। 29, द नर्वस सिस्टम इज विदाउट ब्रेन, ये भी एनिमल, एक्सक्रीशन इज बैनानोग्रोसिस एनिमल। वेलेटॉइल ऑयल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली। वेलेटॉइल ऑयल कह रहा है, एसेंशियल ऑयल आप इसे कह सकते हैं। कह रहा है किस फैमिली का कैरेक्टर है, किस फैमिली में आपको एसेंशियल ऑयल, देखिए जो भी जिस फैमिली में एसेंशियल ऑयल होते हैं ना, वो प्लांट ज़्यादा महकते हैं। आप अगर उसकी पत्ती को रब करेंगे, स्टेम को रब करेंगे, आपका हाथ जो है महकने लगेगा। तो ऐसा आप किस में आपको मिलता है, पेपरेसी में, साइपरेसी में, या रोजेसी में। तो आप देखेंगे रोजेसी में भाई महकता तो है, पर वहाँ पे सारे प्लांट आपको महकते नहीं है जितना लैबिएटी महकता है। मतलब लैमिएसी के मेंबर, जैसे ऑस्मम हुए, तुलसी जिसे आप बोलते हैं, तो ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फीचर लैमिएटी का ही है, जिसे आप लैमिएसी भी कहते हैं। रोजेसी में तो भाई जो महक होता है फ्लावर की वजह से होता है, पर पूरे पौधे में जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो किसके फीचर किससे, डायग्नोस्टिक फीचर, मतलब उस फैमिली का मेन कैरेक्टर ही हो वो, तो वो आपको मिलेगा लैमिएसी में। चलते हैं 32 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट फ्लावर इन रिस्पॉन्ड टू जिब्रेलिन्स। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट होगा जो जिस पे जिब्रेलिन का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे जिब्रेलिन आपको पता है जिस प्लांट पे हम छिड़कते हैं, कुछ कुछ ऐसे टाइप के प्लांट होते हैं जिस पे हम छिड़कते हैं तो उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं 3 ऑप्शन है आपके पास, लॉन्ग डे प्लांट्स विथ रोजेट इन फॉर्म, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग
डे प्लांट बट नॉट इन रोजेट फॉर्म। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, लॉन्ग डे जो प्लांट होते हैं उनमें ये जिब्रेलिन जो होता है काम करता है, लेकिन कह रहा है विथ रोजेट फॉर्म या बट नॉट इन रोजेट फॉर्म। किसमें जो होता है, ऑप्शन पे पढ़िएगा लिखा है डू नॉट, किसमें ये जिब्रेलिन फ्लावर नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखिए जिब्रेलिन का रिलेशन किससे है, रोजेट फॉर्म से है। तो ये पहले में तो कर देगा लॉन्ग डे प्लांट्स विथ रोजेट इन फॉर्म, लेकिन थर्ड वाले में नहीं करेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड। लॉन्ग डे प्लांट्स होगा लेकिन वो रोजेट फॉर्म में अगर नहीं रहेगा तब डू नॉट फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू जिब्रेलिन। ओके, चलते हैं 33 पे। रिस्पॉन्स ऑफ मिमोसा पुडिका टू टच शोज। कह रहा है ये जो मिमोसा पुडिका है आपका छुई मुई प्लांट है, इसमें क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म, सिस्मोनास्टी, निक्टिनास्टी या जियोट्रोपिज्म। तो आप ये पढ़िएगा प्लांट मूवमेंट्स में, उसमें ये जो मिमोसा पुडिका को जो छूते हैं हम और वो अपनी पत्तियां सिकोड़ लेता है, ये आपका आता है सिस्मोनास्टी में। मतलब कोई आपने जैसे छुआ या शेक किया तुरंत वो अपना वो कर लेगा, छूने से उतना नहीं होता, एक्चुअली शेकिंग के कारण वो जल्दी से अपना पूरा करे, तो इसे सीस्मोनास्टी कहते हैं। ठीक है, सीस्मिक टाइप का आपने वर्ड सुना होगा, भूकंप में आता है। ठीक, तो वही है सीस्मोनास्टी। 34, डोरमेंसी फाइटोक्रोम फाइटोहार्मोनिस। कह रहा है इनमें से कौन सा डोरमेंसी फाइटोहार्मोन है। देखिए, स्कॉर्बिक एसिड, इंडोलिस्टिक एसिड, ये सब डोरमेंसी से रिलेटेड नहीं है। डोरमेंसी से दो हार्मोन रिलेटेड है, एक एब्सिसिक एसिड और एक जिब्रेलिक एसिड। कह रहा है डोरमेंसी फाइटो हार्मोन को ना, मतलब जो डोरमेंसी को बढ़ाता हो, तो एब्सिसिक एसिड जो है ये आपका डोरमेंसी फाइटो हार्मोन है। तो आपको ये कहाँ पे मिलेगा, प्लांट फिजियोलॉजी के सेक्शन में आपको ये मिलेगा, प्लांट हार्मोन जब आप पढ़ते हैं। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है, तो ये याद रखिएगा। एब्सिसिक एसिड की वजह से डोरमेंसी आती है, जिब्रेलिक एसिड की वजह से डोरमेंसी जाती है। 35 पे चलते हैं। एन एडिबल इन्फ्लोरेसेंसेस, इनमें से कौन सा इन्फ्लोरेसेंस किसका, किस प्लांट का है जो एडिबल होता है, रफेना सटाइवस का, मूली का ना, मूली का तो आप रूट खाते हैं, ब्रेसिका ओलेरेशिया का, हाँ ब्रेसिका ओलेरेशिया मतलब जो आप देखते हैं फूल गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी, ये सारे जो हैं उसका हम इन्फ्लोरेसेंस भी खाते हैं। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। कह रहा है इनमें से फ्लावर, रूट, सीड में से या सारे कौन सा जो है एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर है। तो आपको पता है क्लियरली कि एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर क्या होता है, फ्लावर होता है। रूट तो आपको मिलेगा, सीड तो आपको जिम्नोस्पर्म में भी मिलेगा, रूट तो आपको जिम्नोस्पर्म में भी मिलेगा, टेरिडोफाइट्स में भी मिलेगा, लेकिन फ्लावर जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब यूनिक फीचर हो एंजियोस्पर्म का, तो फ्लावर है वो। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टर ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, तो ये भी यूनिक फीचर है। आप देखेंगे एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो एंजियोस्पर्म को रिप्रेजेंट करने वाला यहाँ पे क्या है, डाइकॉट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग आर पॉलिनेटेड बाय बैट। कह रहे हैं इनमें से कौन सा प्लांट है जो बैट द्वारा पॉलिनेशन जिसमें होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें सलाइवा लिखा है, एक्चुअली ये साल्विया होना चाहिए, साल्विया प्लांट है, सलाइवा नहीं। और ऑफ्रिस, ब्रेसिका, किगेलिया। तो किगेलिया जो प्लांट है ये आपका, इसे बालम खीरा बोलते हैं, ये जो होता है बैट पॉलिनेटेड आपका प्लांट है। और इसका फ्लावर भी आप देखेंगे काफ़ी अजीब सा दिखता है, आपको लगेगा हाँ ये काफ़ी अलग टाइप का फ्लावर है, यूनिक फ्लावर है। किगेलिया आप सर्च कीजिएगा, किगेलिया का फ्लावर। तो ये बैट पॉलिनेटेड होते हैं, डार्क मरून कलर के। 39 पे चलते हैं। द फाइबर्स प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ स्टेम एंड रूट्स आर नोन एज। कह रहा है ऐसे फाइबर जो जाइलम में होता है, स्टेम और रूट्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस फाइबर बोलते हैं, वुड फाइबर बोलते हैं, बास्ट फाइबर बोलते हैं, या एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे फाइबर जो जाइलम में रहते हैं वो वुड फाइबर्स कहलाते हैं। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स मतलब ऐसे फाइबर जो एक्स्ट्रा जाइलम, मतलब जाइलम से जिनका रिलेशन ना हो, पर यहाँ पे क्या पूछा है, फाइबर्स प्रेजेंट इन जाइलम, तो ऐसे फाइबर जिनका जाइलम से रिलेशन होता है उन्हें वुड फाइबर बोलते हैं। एक्स्ट्रा जाइलर फाइबर्स, एक एग्जांपल इसका बास्ट भी है, बास्ट फाइबर, ये एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स के अंतर्गत आते हैं। मतलब ऐसे फाइबर जो जाइलम को छोड़ के और कहीं से
एसोसिएटेड हों, जैसे फ्लोएम फाइबर्स हो गए, कॉर्टिकल फाइबर्स हो गए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। द सेंट्रल सेल इन द स्टेम दैट आर इनक्लोज बाय द रिंग मेरिस्टेम आर डिजिग्नेटेड एज। आपने पढ़ा होगा मेरिस्टेम, ठीक है, वहां पे कह रहा है एक सेंट्रल सेल है स्टेम में, ठीक, दैट इज इनक्लोज बाय द रिंग मेरिस्टेम, और वो रिंग मेरिस्टेम से क्या है, इनक्लोज है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉर्टेक्स, प्रोटोडर्म, प्रोटोपिथ या प्रोटोफ्लोएम। तो आपको पता है जब कोई सेल सेंट्रल उसका पोजीशन है तो वो क्या बनाएगी? कॉर्टेक्स तो बनाएगी नहीं, ना तो डर्म बनाएगा मतलब एपिडर्मिस, ना तो फ्लोएम, वो क्या बनाता है? प्रोटोपिथ बनाता है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। द फ्रूट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एंटायर हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज। ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, मैंने पिछले लेक्चर में ही इसको डाला था। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? तो जो उससे हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से फ्रूट बनता है उसको हम साइकोनस बोलते हैं। ओके, ये मोरेसी का कैरेक्टर है, मोरेसी फैमिली का। क्वेश्चन नंबर 42, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स विद इन द फ्रूट वाइल स्टिल अटैच टू द मदर प्लांट इज कॉल्ड। ठीक है, जब सीड जो होता है मदर प्लांट में ही, जो फ्रूट लगे होते हैं उसी में वो जर्मिनेट करने लगे, मतलब प्लांट पे अटैच रहते हुए ही, तब इसको क्या बोलते हैं? इसको विविपैरी बोला जाता है। विविपैरी आपको देखने को मिलता है मैंग्रोव प्लांट में, जहाँ पे क्या होता है, जब जैसे प्लांट है उसमें फ्रूट निकलता है, फ्रूट के अंदर आपको पता है सीड होते हैं, और वो प्लांट पे लगे लगे ही वो सीड जो होता है उसी में जर्मिनेट करने लगते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। ये तो जूलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, हर्पिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हर्पिटोलॉजी रेप्टाइल्स, पर एनिमल से आया हुआ क्वेश्चन है। नोटोकॉर्ड, लिविंग फॉसिल ऑफ रेप्टाइल। 47, विच इज़ नॉट अ पॉइजनस स्नेक, वर्टिब्रेट ऑफ बर्ड, ओविपेरस मैमल, नॉइंग मैमल्स। हाँ, अब आ गए इस पे। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम इज कॉल्ड। कह रहा है जो कंजुगेटेड, देखिए एंजाइम एक होता है सिंपल, एक कंजुगेटेड में उस एंजाइम के साथ कुछ और भी चीज़ें लगी हुई होती हैं। कह रहा है एक प्रोटीन पार्ट होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जब कंजुगेटेड एंजाइम में एपो एंजाइम होता है और उसका को एंजाइम होता है, दोनों साथ में लगे हुए रहते हैं, उसी को होलो एंजाइम बोलते हैं, और प्रोटीन पार्ट को हम एपो एंजाइम बोलते हैं। और जो नॉन प्रोटीन जो पार्ट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? को एंजाइम बोलते हैं। ठीक है। 52, फैट्स आर एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन जूलॉजी, लिक्विड विच कलेक्ट जूलॉजी, रिस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय जूलॉजी, विटामिन के जूलॉजी, ये भी जूलॉजी, रैपिड लाइट डिपोलराइजेशन, ये भी जूलॉजी, ये भी जूलॉजी, बैलेंस ऑफ। हाँ, अब आ गया 61 पे। इंट्रासेलुलरली फोटोरेस्पिरेशन अकर्स इन विच ऑफ द ऑर्गेनेल इन एसोसिएशन विथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, आपने फोटोरेस्पिरेशन पढ़ा होगा, किस किस ऑर्गेनेल में होता है आपको पता है, तो वही पूछ रहा है इनमें से कौन एक ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट तो माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया है, पूछ रहा है और एक कौन ऑर्गेनेल है जो इन्वॉल्व होता है फोटोरेस्पिरेशन में, तो आपको पता है कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4, पेरोक्सिसोम्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। यूजली प्लांट शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन। फोटोसिंथेसिस तो होता है आपको पता है विजिबल लाइट के अंदर, पर इनमें से कुछ लाइट, विजिबल में भी बहुत सारे लाइट है, कौन से लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है? तो आप हमेशा याद रखिए ब्लू और रेड लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, चलते हैं 63 पे। टोटल अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज होलार्ड, एकार्ड, चिजार्ड या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं आपको बता दूं, जो जैसे सॉइल वाटर जो होता है, सारे अमाउंट को, जितना भी वाटर है सॉइल में अवेलेबल, उसको हम होलार्ड बोलते हैं। अब ये जो होलार्ड होता है ये दो हो सकता है, क्रेशार्ड, यहाँ पे चेशार्ड लिखा है और एकार्ड लिखा है। तो चेशार्ड एक ग्रीक वर्ड से बन के बना है, जैसे क्रिसिस ग्रीक वर्ड है उससे मिलकर बना टू यूज, तो वही है। चेसार्ड ऐसे अमाउंट को बोलते हैं, एक तो टोटल अमाउंट होलार्ड हो गया, और चेसार्ड ऐसा अमाउंट है जो प्लांट यूज कर सकें, एकार्ड ऐसा अमाउंट है जो यूज में नहीं आता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट, मतलब टोटल अमाउंट जो है सॉइल का वाटर जो प्लांट के यूज में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिशार्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा।
64 पे चलते हैं। राइजोबिया प्रोड्यूस प्लांट हार्मोन। राइजोबिया आपको पता है, आपने पढ़ा है प्लांट फिजियोलॉजी में, जब आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वहाँ पे राइजोबिया जो होता है लेग्यूम का सिम्बायोसिस आप पढ़ते हैं, तो वो एक हार्मोन जो है सिक्रेट करता है। कह रहा है वो इनमें से कौन है, एबिसिसिक एसिड, इंडोलिस्टिक एसिड, या ग्लिसरिक एसिड, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो राइजोबिया है आपका, ये इंडोलिस्टिक एसिड जो होता है सिक्रेट करता है। 65 पे चलते हैं। स्पोरेंजिया आर वेल प्रोटेक्टेड बाय। ये आपको स्पोरेंजिया जब आप पढ़ेंगे किसमें, टेरिडोफाइट में, वहाँ आप देखेंगे कि स्पोरेंजिया का प्रोटेक्शन पेरिस्टोम से नहीं होता है, ना तो स्टेबुलस से होता है। वहाँ पे एक इंडोसियम स्ट्रक्चर होता है, इंडोसियम में भी फॉल्स और ट्रू। तो ये इंडोसियम जो होता है ये स्पोरेंजिया के ऊपर लगे हुए होते हैं, और तो ये इस प्रकार से स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, 66 पे चलते हैं। साइक्लोसिस इन अ प्लांट सेल। साइक्लोसिस क्या है? ये एक इंड्यूस मूवमेंट है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, ग्रोथ मूवमेंट है, या नन ऑफ द अबव। तो ये ना तो इंड्यूस मूवमेंट है, ना तो ग्रोथ मूवमेंट है, ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है प्लांट सेल के अंदर। आपको पता है माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा बहुत सारे रहते हैं। ठीक, तो वहाँ माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह, तो वो जब मूव करते हैं तो साइक्लोसिस होता ही है खुद ब खुद, तो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। 67 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर O2 डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स कंटेनिंग 1 to 8 ऑक्सीजन एटम। कह रहा है इनमें से कौन, फाइकोसाइनिन, ज़ैंथोफिल, फाइकोरेथिन या फाइकोबिन, इनमें से कौन है जहाँ पे, अगर जैसे कैरोटीन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहली बात तो ये फिजियोलॉजी से आए हुए क्वेश्चन है। वहाँ पे आप पढ़ेंगे कैरोटिनॉइड्स, तो वहाँ पे कैरोटिनॉइड्स दो टाइप के होते हैं, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। दोनों में एक डिफरेंस है, ऑक्सीजन का डिफरेंस है। कैरोटीन में ऑक्सीजन नहीं होता है, ज़ैंथोफिल में ऑक्सीजन रहता है। तो वही कह रहा है कि अगर हम कैरोटीन्स में O2 लगा दें तो इनमें से क्या बनेगा, तो इनमें से क्या बनेगा, ज़ैंथोफिल बनेगा। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल में यही डिफरेंस ही है, एक में ऑक्सीजन होता है, एक में नहीं होता है। तो वही बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज O2 डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीन कंटेनिंग 1 से 8 ऑक्सीजन, तो ज़ैंथोफिल। नेक्स्ट पे चलते हैं। डार्क रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस जब आप पढ़ते हैं तो उसको दो भागों में बांटा हुआ है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। पूछ रहा है डार्क रिएक्शन अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेयर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर यूज्ड। जो आपने डार्क रिएक्शन पढ़ा है, कह रहा है वो स्ट्रोमा में होता है क्लोरोप्लास्ट के, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, कह रहा है जो प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के, अब ATP और NADPH, ये किस काम में आते हैं। कह रहा है ये इनकॉर्पोरेट करता है कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट में, या H को H2O से कार्बोहाइड्रेट में, या O2 को कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट में। तो इसका ऑप्शन जो आपका सही है वो है फर्स्ट। एक्चुअली ये जो लाइट रिएक्शन जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज़ किस में करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन होता है उससे कार्बोहाइड्रेट बनाने में। 69 पे चलते हैं। C4 साइकिल इज एनर्जी एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्स। आपने पढ़ा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बन फिक्सेशन। C3 साइकिल होता है, C4 साइकिल होता है, और एक होता है कैम साइकिल होता है। तो C3 साइकिल में क्या था, फोटो रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम था, इसलिए C4 साइकिल इवॉल्व हुआ। और इनमें अंतर क्या है कि C4 साइकिल जो है यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। C3 साइकिल में आप देखते थे 18 ATP लगता था एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, 18 ATP लगता था। लेकिन C4 साइकिल में आपका 30 ATP लगता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। बाकी दोनों में 12 NADPH, ATP और NADPH दोनों लगते हैं। दोनों में सिमिलर है कि दोनों में 12 NADPH ही लगते हैं, पर ATP का अंतर है। C3 में 18 ATP लगता है और C4 में 30 ATP। 70 पे आते हैं। द मोस्ट मोबाइल मिनरल इन द प्लांट बॉडी इज। कह रहा है प्लांट बॉडी में बहुत सारे मिनरल होते हैं, मोबाइल और इमोबाइल। मोबाइल मिनरल में कह रहा है मोस्ट मोबाइल मिनरल कौन सा है, तो इसमें आयरन और कार्बन तो नहीं है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में जो है से दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक, नाइट्रोजन या फास्फोरस। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर स्टेडी स्टेट थ्योरी, तो जूलॉजी से है। 72 पे आते हैं। कॉमन फूड चेन एमंग ग्रासलैंड एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। आपने ये इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, कह रहा है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम, कह रहा है दोनों में कॉमन सा कौन सा वो है फूड चेन है, ग्रासलैंड फूड चेन
तो देखिए ग्रासलैंड फूड चेन तो ग्रासलैंड के अंदर आता है, ये दोनों में कॉमन नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक फूड चेन भी ये जो होता है दोनों में कॉमन नहीं है। ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है ये दोनों में कॉमन है। ग्रेजिंग जो फूड चेन है आप देखेंगे ग्रासलैंड में भी ग्रेजर्स होते हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी ग्रेजर्स होते हैं। तो ये जो ग्रेडिंग फूड चेन है ये दोनों में पाया जाता है। 73 पे चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कम्युनिटी। कह रहा है बायोटिक कम्युनिटी इसमें से कौन सा है। तो कम्युनिटी तो का मतलब कम्युनिटी हो गया, मतलब इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, हमारा इंडिविजुअल हम लोग बहुत सारे हो जाएं तो पॉपुलेशन बनाते हैं, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन। और जब अलग अलग स्पीशीज जैसे ह्यूमन, एलिफेंट, डियर, ये सब अलग अलग टाइप की चीज़ें आ जाती हैं तो ये कम्युनिटी कहलाती है। तो वही कह रहे हैं इनमें से कौन सा बायोटिक कम्युनिटी है। बायोटिक मतलब लिविंग, तो माइक्रोबियल कम्युनिटी भी सही है, बायोटिक कम्युनिटी है। प्लांट कम्युनिटी भी बायोटिक कम्युनिटी है। एनिमल कम्युनिटी भी बायोटिक कम्युनिटी के अंतर्गत आता है। तो इसी हिसाब से ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। 74 पे आते हैं, कह रहा है पल्यूटेंट डैट डायरेक्टली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम इज। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा पल्यूटेंट है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। ये इकोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। पे आप डीडीटी पढ़ेंगे, एड्रिन पढ़ेंगे, लिंडेन पढ़ेंगे। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। 75 पे आते हैं, कह रहा है निच ऑफ अ स्पीसीज। निच आपने पढ़ा होगा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कह रहा है क्या है ये प्लेस ऑफ लिविंग। प्लेस ऑफ लिविंग को देखिए हैबिटेट बोला जाता है, निच नहीं है वो। स्पेसिफिक फंक्शन एंड कंपटीशन पावर, तो स्पेसिफिक फंक्शन तो आता है लेकिन कंपटीशन पावर निच का डेफिनेशन नहीं है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है, निच इज एक्चुअली हैबिटेट प्लस स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, 76 पे आते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर डेंस ड्यू टू। कह रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत डेंस होते हैं, ये क्यों होते हैं। आपने जब पृथ्वी का जो हमारा अर्थ है उसको डिवाइड करेंगे तो इक्वेटर से 0 से ऊपर जाएंगे 20 डिग्री, नीचे 20 डिग्री जाएंगे, तो ये जो जोन है आपका बनता है ट्रॉपिकल होता है, काफ़ी गर्म होता है ये रीजन। ट्रॉपिकल के ऊपर टेम्परेट आता है, टेम्परेट के अंदर आर्कटिक रीजन आता है। तो ट्रॉपिकल जो होता है ये हाई टेम्परेचर यहाँ पे होता है। तो ये फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं हाई टेम्परेचर एंड लेस रेन, हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस रेन। तो मैं आपको बता दूँ ये जो हाई टेम्परेचर तो होता ही होता है, साथ में यहाँ पे एक्सेस रेन भी होता है, इसीलिए ये जो फॉरेस्ट होते हैं डेंस होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। कह रहा है इनमें से कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ एंजाइम में होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं टाइटली बाउंड। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम बनाते हैं, फ्लाविन बनाते हैं, बायोटिन बनाते हैं, पर एनएडी जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है, सेल रेस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है। सेकेंड स्टेप है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो बनता है ग्लाइकोलिसिस में उसका ऑक्सीडेशन होता है, एस्टिल कोएंजाइम ये बनता है, और एस्टिल कोएंजाइम जाता है टीसीएस साइकिल में। और ये 3 फेजेस हैं ठीक सेल रेस्पिरेशन के। कह रहा है फॉलोइंग इज नॉट अ फेज, में से कौन सा नहीं है। तो जो आपका रिडक्टिव फॉस्फोरिलेशन है ये कोई फेज नहीं है सेल रेस्पिरेशन का। 79 कंपाउंड लिपिड्स कौन है। देखिए कंपाउंड लिपिड्स का मतलब लिपिड प्लस और कोई उसके साथ चीज़ें जुड़ा हो, जैसे सल्फर, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो नेचुरल फैट जो होते हैं कंपाउंड लिपिड नहीं है, ना तो बीज वैक्स ना तो कोलेस्ट्रॉल, ये सब प्योर लिपिड है। स्टेरॉइड जो होता है ये कंपाउंड लिपिड होता है। 80 पे चलते हैं, कह रहा है प्लांट टिश्यू कल्चर जनरली ग्रो बेस्ड। आप प्लांट टिश्यू कल्चर आपने पढ़ा होगा, तो जो चीज़ें प्लांट टिश्यू कल्चर का लैब जो भी लैब में काम किया होगा जिन्होंने, वो जानते होंगे कि वहाँ पे क्या होता है। टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए और लाइट की इंटेंसिटी जो होता है वो लो होनी चाहिए। तो आप देखेंगे फोर्थ ऑप्शन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड लो लाइट इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर। तो 80 का फोर्थ ऑप्शन सही है। 81 पे आते हैं, फर्स्ट टिश्यू टू बी कल्चर्ड एज अ कैलस इन प्लांट टिश्यू कल्चर हिस्ट्री केम फ्रॉम हाइब्रिड। अब ये टिश्यू कल्चर से आया हुआ ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा इसमें से है प्लांट जो सबसे पहली बार टिश्यू कल्चर के रूप में यूज हुआ था एज अ हाइब्रिड। तो वो आपका है कौन सा, टोबैको निकोशियाना बोलते हैं इस प्लांट को, जीनस। ठीक, 81 हो गया। 82 पे चलते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज और स्पीसीज कैन बी फ्यूज विद द हेल्प ऑफ। देखिए प्रोटोप्लास्ट जो होता है मतलब
सेल्स विच लैक सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। कह रहा है ये डिफरेंट वेराइटी है स्पीसीज को हम उसके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर सकते हैं किसके हेल्प से, इलेक्ट्रोफ्यूजन, पॉलीएथिल ग्लाइकॉल, सोडियम क्लोराइड या बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसमें से ये जो है आपका पॉलीएथिल ग्लाइकॉल, इसे शॉर्ट फॉर्म में पेग भी बोला जाता है, पीईजी, इसी से हम क्या करते हैं दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा सकते हैं। 83 पे आते हैं। अ मेजर एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियो कल्चर इज, कह रहा है एम्ब्रियो कल्चर का मेजर एप्लीकेशन इनमें से कौन सा हो सकता है कि एम्ब्रियोइड का प्रोडक्शन, ओवरकमिंग हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स, इंडक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशंस और फोर्थ क्लोनल प्रोपगेशन। तो देखिए मेजर एप्लीकेशन क्या है एम्ब्रियो कल्चर का, मान लीजिए एम्ब्रियोइड्स प्रोडक्शन हो गया, इंडक्शन ऑफ सोमो क्लोनल वेराइटीज हो गया, क्लोनल प्रोपगेशन है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा एप्लीकेशन है एम्ब्रियो कल्चर का वो है ओवरकमिंग हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स। हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स का मतलब है जब हम दो अलग अलग प्लांट स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन कराते थे वैसे नेचुरल मेथड से, तो उसमें क्या होना था कि पॉलन ग्रेन को आप स्टिग्मा में डालते और बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो दोनों हाइब्रिडाइज हों, और एम्ब्रियो कल्चर से क्या होता है ये हाइब्रिडाइजेशन वाला प्रॉब्लम नहीं होता ज़्यादा। ठीक, एम्ब्रियो का हम कल्चर करा लेते हैं। 84, obtaining genetically engineered plant by introducing gene from some other genera is called। एक प्लांट है आपको उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है, मतलब किसी और का जीन लाके उसमें डाल देंगे, तो इसको क्या बोला जाएगा, ट्रांसजीन्स, ट्रांसजेनेसिस, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, नन ऑफ दीज। तो obtaining genetic engineering plant obtaining by introducing gene from some other genera is called transgenesis बोला जाता है। 85 पे आते हैं। इन टिश्यू कल्चर मीडियम द एम्ब्रियोइड्स फॉर्म फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स ड्यू टू, कह रहा है आप टिश्यू कल्चर मीडियम जो होता है किसी ना किसी मीडियम पे आप ग्रो कराते हैं किसी चीज़ को, जो टिश्यू कल्चर का मीडियम होता है वहाँ पे कह रहा है एम्ब्रियोइड्स बनते हैं पॉलन ग्रेन से। ऐसा क्यों होता है कि पॉलन ग्रेन से एम्ब्रियो बन जाता है, तो ये एक्चुअली होता है, तो चार ऑप्शन है, सेलुलर टोटिपोटेंसी के कारण, ऑर्गेनोजेनेसिस के कारण, डबल फर्टिलाइजेशन के कारण या टेस्ट ट्यूब कल्चर के कारण। तो आपको बता दूं पॉलन ग्रेन जो होता है आपको पता है हैप्लॉइड होते हैं, उससे एम्ब्रियो कैसे फॉर्म हो गया, क्योंकि वो जो सेल्स होते हैं उनमें टोटिपोटेंसी होती है, सेलुलर टोटिपोटेंसी, मतलब एन ऑर्गेनिज्म अ सेल कैन बी डेवलप इनटू एन एंटायर ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। उसके कारण जो होता है पॉलन ग्रेन एम्ब्रियोइड्स में बदल जाते हैं। अब आते हैं 86, ये तो पेटेंट वेटेंट का है, इससे हमसे नहीं मतलब है। 87, 88, हाँ, ग्राफ्टिंग बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। ग्राफ्टिंग आपने पढ़ा होगा, ग्राफ्ट जब हम करते हैं, कह रहा है जब सेम स्पीसीज के अपने ही मेंबर में ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। देखिए एक ऑटोग्राफ्ट होता है, जैसे हम अपने की बात करें हम ह्यूमन से, हमारे अगर पैर का कुछ हिस्सा स्किन का उखाड़ के हमारे कहीं और बॉडी में लगा तो ये ऑटोग्राफ्ट हुआ। ठीक, और एलोग्राफ्ट कब बोलेंगे, जब सेम ही स्पीसीज का मतलब ह्यूमन का ही हमें स्किन दिया जाए और ग्राफ्ट करा दिया जाए हमारे बॉडी में, इसको एलोग्राफ्ट बोलेंगे। जीनोग्राफ्ट बोलेंगे जब अदर स्पीसीज से। तो ग्राफ्टिंग बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज कॉल्ड एलोग्राफ्ट। प्लांट के केस में आप याद रखिएगा। ये तो हुआ जूलॉजी से, ये जूलॉजी से हुआ, ये भी जूलॉजी से हुआ, जूलॉजी से, जूलॉजी से, हाँ 95। प्लांट्स कैन बी मेड डिजीज रेसिस्टेंट बाई, प्लांट को हम कैसे डिजीज रेसिस्टेंट बना सकते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट करते फंगीसाइड से तो वो डिजीज रेसिस्टेंट हो जाएगा, नहीं। डिजीज रेसिस्टेंस क्या होता है, परमानेंट है, ऐसा नहीं फंगीसाइड आपने छिड़का वो तो ख़त्म हो जाएगा ना धीरे, फिर बाद में आके फंगस या बैक्टीरिया उस पर ग्रो कर जाएंगे। हीट ट्रीटमेंट कर दें सीड से, ये भी कोई तरीका नहीं हुआ। हीट ट्रीटमेंट अगर आप आज करते हैं सीड ग्रो करेगा, बाद में से फंगस लग जाएगा, या इसमें म्यूटेशन करा ले, म्यूटेशन से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, ब्रीडिंग विथ वाइल्ड रिलेटिव। जब हम किसी प्लांट को डिजीज रेसिस्टेंट बनाना चाहते हैं तो उसका हम ब्रीडिंग कराते हैं वाइल्ड रिलेटिव। वाइल्ड रिलेटिव जो होते हैं वो इसलिए हाईली डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट होते हैं क्योंकि वो वाइल्ड में रहते हैं, इनकाउंटर होते रहते हैं इधर उधर से, तभी वो तो हैं क्योंकि वो इनकाउंटर कर ले रहे हैं, इसलिए वो हैं वहाँ पे वाइल्ड में। तो उसे हम ब्रीडिंग करा के प्लांट को डिजीज रेसिस्टेंट बनाते हैं। 96 पे आएंगे तो ये, हाँ, प्रोगैमिक फर्टिलाइजेशन यूजली टेक, पूछ रहा है प्रोगैमिक फर्टिलाइजेशन किस में होता है, ससिनोट्रोपस ओब्यूल में, एनाट्रोपस ओब्यूल में, कंपाइलोट्रोपस ओब्यूल में या ऑर्थोट्रोपस ओब्यूल में। जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओब्यूल होते हैं, मोस्ट कॉमनली एनाट्रोपस ओब्यूल होता है, पर पूछ रहा है प्रोगैमिक फर्टिलाइजेशन किस में होता है, तो
प्रोगैमिक मैंने फेज पढ़ा है, जैसे पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे गिरते हैं और उस टाइम और फर्टिलाइजेशन जब होता है उसके बीच का जो फेज होता है उसको प्रोगैमिक फेज होते हैं। पर ये फर्टिलाइजेशन मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं ये नहीं बता सकता किस में होता है और क्यों होता है, ये भी नहीं पता। वेजिटेशन 97 पे आते हैं, वेजिटेशन विथ वर्टिकल ग्रेडियंट ऑफ, कह रहा है वेजिटेशन होगी उसका वर्टिकल ग्रेडियंट होगा, मतलब ऊपर से नीचे, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और नीचे आते हुए टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से। ये किस में आपको मिलता है, थर्मोक्लाइन, मेटालिमोन, हाइपोलिम्नियन या इपीलिम्नियन में। ये मिलता है आपका एपिलिम्नियन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ से बाहर है कैसा इसको बनाया हुआ है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 राइस रिवील उससे है, 99 भी किससे है, जूलॉजी से। क्वेश्चन नंबर 100 जो होता है ये भी जूलॉजी से है। तो ऐसे हिसाब से सारा क्वेश्चन वो हुआ। बॉटनी से यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन थे, हर जगह से क्वेश्चन आपने देखा, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी से आपने देखा, एंजियोस्पर्म से आया हुआ भी क्वेश्चन था। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का एमडीयू। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ये जो वीडियो देख रहे थे आप देख रहे हैं यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम मास्टर्स ऑफ बॉटनी है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा फ्यूचर में तो वो आपके पास नोटिफिकेशन जाता है कि इस चैनल ने नया वीडियो डाला है, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं उनका भी लिंक है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो उनको भी आप इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ग्रुप्स में, अपने जो भी दोस्त हैं उनसे शेयर कीजिए। क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन समझ लीजिए, एक पार्ट होता है आपका पढ़ना, दूसरा क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन, दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़िए भी, क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कीजिए, आपको उससे आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।